हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया है। रिपोर्ट देखिए आप। एसआई भर्ती नहीं रद्द होगी, सरकार का रुख साफ। जवाब पेश, फैसला शेष। गले की फांस बनी एसआई भर्ती 2021 पर अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। वो इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने दलील दी है कि पूरे मामले की जांच अब भी जारी है, ऐसे में परीक्षा को रद्द करना जल्दबाजी होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के राज्य सरकार की ओर से आज अदालत में एफिडेविट पेश करते हुए कहा गया कि ऐसे जो एसआई भर्ती परीक्षा है इसे फिलहाल रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्री मैच्योर एक तरह से सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, लिहाजा अभी इस स्थिति के अंदर कोई फैसला लेना जल्दबाजी होगा। 4 पॉइंट्स के आधार पर जो एसआईटी की ओर से एक तरह से सिफारिश दी गई है वो भी यहाँ पर अदालत में एक तरह से एफिडेविट के साथ में पेश किया गया और बताया गया। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट एडिशनल एफिडेविट के साथ रखी। सरकार ने जवाब दिया, इस मामले में एसआईटी गहन जांच कर रही है। पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी की जांच सही दिशा में बढ़ रही है। अब तक कई दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस आधार पर पूरे चयन को संदेह में डालना उचित नहीं है। डीओपी की जो ओपिनियन है, होम डिपार्टमेंट से जो स्टैटिस्टिक्स आए और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से जो पिछली 3 भर्तियों का एनालिसिस आया, उन सबका अवलोकन में मनन करने के बाद ये पाया कि फिलहाल भर्ती रद्द करना जो है वो अनुचित होगा। एसआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हुए गिरफ्तारियां कर रही है। बहुत ही नगण्य संख्या में टेंटेड अभ्यर्थी हैं। ऐसी स्थिति में अगर भर्ती को फिलहाल रद्द कर दिया जाता है तो बहुत जो अन्याय होगा उन अभ्यर्थियों के साथ में जिनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई प्रकरण नहीं पाया। जबकि इस याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने आपत्ति जताई। इसी रिपोर्ट पे जो सब कमेटी की बैठक हुई थी उसने भी रिपोर्ट दी है और उसको मुख्यमंत्री साहब ने भी उसमें यस बोल दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्री मैच्योर होगा, प्रतिकरण चल रहा है और जो भी हमने हटाए हैं उन जो भी हटाए हैं 60 लोगों को, उन सीटों को खाली मानते हुए आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो भी प्रभावित पक्ष है उन्हें एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। कुल मिलाकर सारांश यह है कि भर्ती को सरकार रद्द नहीं कर रही है। हालांकि महाधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि एसआईटी की ओर से 4 मुख्य बिंदु रिपोर्ट में पेश किए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव कर दिया है। फर्जी तरीके से चयनित अभ्यर्थी गिरफ्तार हो, गिरफ्तारी के बाद प्रभावी कार्रवाई की जाए, चयनित आक्षेपित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए, उन्हें भविष्य में राजकीय भर्ती परीक्षाओं से डीबार किया जाए। परीक्षा रद्द करना इस समय जल्दबाजी होगा। निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए आगामी नई भर्ती में अधिक पदों की घोषणा हो, आयु सीमा में छूट पर विचार किया जाए। उधर सरकार के इस रुख पर एक अभ्यर्थी ने विरोध जताया। जिस तरह एसओजी ने पहले तो कहा कि हम इसमें पृथक्करण नहीं कर सकते और 10-12 साल भी अगर जांच करें तो अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंचा जा सकता, और एसओजी के एडीजी ने तो यहां तक कहा कि 400 लोग, 400 थानेदार हमारी रडार पर है। आज सरकार के दबाव में एसओजी के एडीजी यह कह रहे हैं कि हम आरोपियों को, हम योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों को आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां करके पृथक्करण कर लेंगे। कैसे पृथक्करण संभव हो सर? कोर्ट ने सभी पक्षों को प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं और चयनित अभ्यर्थियों के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की गई है। कोर्ट का यह रुख था कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, जो एफिडेविट पेश हुआ है इसका आप काउंटर एफिडेविट दे सकते हैं, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके वकील ने भी समय मांगा कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं। कोर्ट ने समय दिया है और अगले मंडे को सुनवाई 2 बजे के लिए फिक्स करी। उधर विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल पूछा। एक कैबिनेट मंत्री
अगर ये कह दे कि ऐसा ही भर्ती निरस्त होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम सरकार में मंत्री का पद नहीं रखूंगा, और 9 महीने तक वो केवल इस मांग को लेकर के, और 9 महीने तक विधानसभा में भी नहीं जाए, अपने डिपार्टमेंट का काम नहीं करे, और आज सरकार ये कहे कि ये भर्ती निरस्त नहीं होगी, तो उस मंत्री को या उस मुख्यमंत्री को, दोनों में से एक व्यक्ति को जवाबदारी लेनी चाहिए। तो इस प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को, जिनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा करके कांग्रेस पार्टी पे अनर्गल आरोप लगा लगा करके आपने जो उनके सपनों को लूटा। ये निर्णय इतनी देरी से क्यों हुआ? क्योंकि सब कमेटी की मीटिंग तो पहले ही हो गई थी, सब कमेटी की सिफारिश भी पहले हो गई थी। फिर इतने दिनों तक कोर्ट को और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कारण क्या था? आप एक तरफ आपकी पुलिस की रिपोर्ट क्या कह रही थी, एसओजी की रिपोर्ट क्या कह रही थी, और आपकी सब कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही थी। फिर सारी बातें पहले ही तय थी, तो फिर क्यों तो किरोड़ी जी इतने दिनों से प्रचार कर रहे थे, और क्यों मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब आप लोग खुद ही इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई स्टैंड नहीं ले पाए, और सिर्फ राज लेने के लिए आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। इस घटनाक्रम के बाद जहां चयनित अभ्यर्थियों में राहत की उम्मीद नजर आई, मामले में अदालत के आदेश पर सरकार का पक्ष याचिकाकर्ता के वकील और चयनित अभ्यर्थियों के वकील को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अब सरकार के अलावा दोनों ही पक्ष इस जवाब के बिंदुओं पर अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखेंगे। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते आगे, एसआई भर्ती परीक्षा पर अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी आया है। कहा सीएम ने अभी भर्ती रद्द नहीं करने का फैसला किया है। देखिए, एसआई भर्ती प्रक्रिया की जांच रद्द करने का भी फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा एसआई भर्ती प्रक्रिया की जांच लगातार जारी रहेगी। बता चले कल कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था और सरकार ने अपनी तरफ से बयान भी वहां पर दर्ज कराया था। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। नहीं करें। देखिए, आज एडवोकेट जनरल के सामने जो हमारी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है ना, वो गई। उसके बाद आगे निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया कि अभी हम रद्द नहीं करेंगे, लेकिन जांच जारी रखेंगे। जांच को रद्द नहीं किया, जांच चलती रहेगी और जो पकड़े जाएंगे। तिलक श्रृंगार किया जाएगा। पट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शाम 5 बजे के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर की कपाट खोल दिए जाएंगे। देर रात 10 बजे से भक्तों के लिए फिर से कपाट जो हैं वो बंद किए जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। शाम 5 बजे तक खाटू श्याम जी के पट जो हैं मंदिर के वो बंद रहेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे के बाद खोले जाएंगे कपाट और फिर से बताया जा रहा है कि 10 बजे पट बंद कर दिए जाएंगे। विशेष श्रृंगार आज किया जाएगा, तिलक श्रृंगार किया जाएगा बाबा श्याम को, और यही वजह है कि ये फैसला जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से लिया गया है। गुर्जर समाज समेत अति पिछड़ा वर्ग में शामिल वर्गों की मांगों पर विचार करने और उनकी मांगों पर समाधान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 3 मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक का सचिवालय में हुई। इस बैठक में कानून मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत गए, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम शामिल हुए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने गुर्जर समाज के मांग पत्र को लेकर आज बैठक में चर्चा की। बताया जा रहा है कि 15 दिन बैठक करके फिर से समाज के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 15 दिन में गुर्जर आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं। जो मांग पत्र आया उसके अनुरूप सरकार ने एक पत्र कलेक्टर के माध्यम से समाज के लोगों के पास भिजवाया। उस पर आज मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक माननीय जोगाराम जी पटेल साहब और अविनाश गहलोत जी और विभिन्न डिपार्टमेंटों के वरिष्ठ अधिकारी जो बिंदु थे उन पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है। जितने भी बिंदु है मोटे मोटे तौर पर आरक्षण से संबंधित है, कोर्टों में या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के संबंध में विचाराधीन मुकदमों के संबंध में है, देवनारायण बोर्ड की जो गतिविधियां हैं उसमें जो देना उनसे संबंधित है, या जिनकी
किसी न कारण से आंदोलन के दौरान डेथ हो गई है, उनके समाज के, उनके परिवार के प्रतिनिधियों को, परिवार के सदस्यों को नियुक्ति देने से संबंधित है प्रारंभिक चर्चा हुई है। आगामी 10-15 दिन के अंदर अंदर हम सभी विभागों से फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई है, विभिन्न विचाराधीन मुकदमों के विवरण के संबंधित भी मंगाई है और विभिन्न विभागों में आज दिन तक आरक्षण से संबंधित, आरक्षण की पालना में जो भी नियुक्तियां दी है उन सब की फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई है और आगामी 15 दिन के अंतराल के उपरांत 15 दिन के अंदर ही दोबारा बैठ करके इसकी समीक्षा कर फिर समाज के प्रतिनिधियों को भी विस्तृत चर्चा करेंगे। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद बैरवा 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार में शिरकत की है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि विकसित भारत की संकल्पना मातृशक्ति के स्वावलंबी होने से है और स्वयं सिद्धा जैसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों को बाजार दिलाने का कार्य किया जा रहा है। ये महिलाएं उद्यमियों के आत्मविश्वास को भी पुष्ट करेगा। आज भीलवाड़ा में लघु भारती इकाई, महिला इकाई के द्वारा आयोजित एक लघु उद्योग का महिलाओं के द्वारा मेला भी था। उस मेले में अनेक प्रोडक्ट और उनकी मार्केटिंग की प्रदर्शनी थी। उसके बाद में यह आयोजन, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए विचार विमर्श और कई एक्सपर्ट इसमें शामिल हुए। महिला सशक्तिकरण हमारे देश के विकास के लिए और विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए बहुत शुरू होने वाला है जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे, ऐसी जानकारी है। बांदीकुई एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है और जयपुर के लोग अब सीधे कनेक्ट हो सकेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। राजधानी जयपुर से अब दिल्ली की दूरी हुई कम, केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा दिल्ली। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मात्र केवल 3 घंटे में अब दिल्ली पहुंच सकेंगे सरपट तरीके से। राजधानी जयपुर सहित आसपास के जिलों के लोगों को एक्सप्रेसवे का सीधा फायदा होता हुआ नजर आएगा। दौसा, जयपुर जो जिले से जुड़े लोग हैं एक्सप्रेसवे का लाभ लेते हुए नजर आएंगे। औद्योगिक विकास, नवीन एक्सप्रेसवे से ईंधन और समय दोनों की बचत होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तकरीबन 67 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में 5 इंटरचेंज बनाए गए हैं। दौसा जिले में भेडोली और बापी में ये इंटरचेंज बनाए गए। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है और जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे के शुरू होने की तारीख आ चुकी है। आज सुबह 8 बजे से यह एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस नवीन एक्सप्रेसवे की, आप तस्वीरें देख सकते हो। यह एक्सप्रेसवे जयपुर के बगराना से शुरू हुआ है। जयपुर का जो रिंग रोड है वहां पर बगराना इंटरचेंज है, वहां इंटरचेंज पर इस एक्सप्रेसवे को शुरू किया गया है और इस एक्सप्रेसवे पर बगराना से उतार और चढ़ाव दिया गया है। उसके अलावा कुल 5 उतार और चढ़ाव दिए गए हैं। कुल 67 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। दौसा जिले की बात करें तो भेडोली और 2 जगह इंटरचेंज दिए गए हैं, यानी दोनों जगह उतार और चढ़ाव दिया जा सकता है। कुल मिलाकर ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है और इसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद राजधानी जयपुर और उसके आसपास के जिलों के लोग दिल्ली आसानी से यात्रा कर सकेंगे और जयपुर से दिल्ली की दूरी अब कम हो गई है। जयपुर से दिल्ली केवल 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यह एक्सप्रेसवे अब लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। किस प्रकार की उम्मीद थी और क्या फायदा हुआ इससे? हमें अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और ये 8 बजे चालू होने वाला है। अब हमारे गांव शहरों की तरह दिखने लगे हैं। इसके लिए हम मोदी जी और नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप गाड़ियां चलाते हो, जयपुर में कितने टाइम लगता था, अब क्या क्या फायदा होगा? दिल्ली में कितना जाने में क्या फायदा होगा? हमको जयपुर जाने में 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब हम 40 से 45 मिनट में जयपुर पहुंच जाएंगे और दिल्ली। सभी का आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी।
नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे जयपुर का, जहां से बड़ी खबर है। पुलिस को आज नया मुखिया मिलने वाला है। आज सरकार करेगी डीजीपी के नाम की घोषणा। केंद्र से वरिष्ठ आईपीएस राजीव शर्मा रिलीव हुए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अफसर बनेंगे प्रदेश के डीजीपी। कार्यवाहक डीजीपी संजय अग्रवाल चार्ज सौंपते हुए नजर आएंगे। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज राजस्थान के लिए। पुलिस मुख्यालय में स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आज सरकार डीजीपी के नाम की घोषणा करेगी। देखिए, कयास कई दिन से लगाए जा रहे थे और आज संभवतः इस पूरे मामले पर मोहर लग जाएगी। नाम की घोषणा कर दी जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा और इसी के साथ नया मुखिया जो है राजस्थान को मिल जाएगा। आज सरकार जो है डीजीपी के नाम की घोषणा करेगी। केंद्र के वरिष्ठ आईपीएस राजीव शर्मा रिलीव हुए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अफसर प्रदेश के डीजीपी बनते हुए नजर आएंगे और कार्यवाहक डीजीपी जो है संजय अग्रवाल, वो उन्हें चार्ज सौंपेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल, नए डीजीपी राजीव शर्मा बेहद अनुभवी हैं। प्रदेश में विभिन्न पदों पर कार्य करने में कुशल रहे हैं। राजीव शर्मा प्रदेश की कानून व्यवस्था से पूरी तरह अवगत हैं और इससे पहले डीजीपी का पद संभाल रहे डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा को रिटायर्ड होने पर विदाई दी गई और इस प्रोफाइल रिपोर्ट के जरिए नई डीजीपी राजीव शर्मा को हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से भरतपुर और बीकानेर के आईजी रहे हैं वो, और डीजी एसीबी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे हैं। ये उनकी प्रोफाइल रही है और आरपीए डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। राजस्थान के नए डीजीपी और वरिष्ठ आईपीएस राजीव शर्मा काफी अनुभवी अधिकारी हैं। यूपी के मथुरा के रहने वाले हैं। राजीव शर्मा दिल्ली सीबीआई में रह चुके हैं और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राजस्थान और दिल्ली में सीबीआई में राजीव शर्मा ने काफी समय दिया है। इस दौरान राजस्थान में रहने के दौरान उन्होंने डीजी एसीबी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, आरपीए डायरेक्टर की जिम्मेदारी रह चुकी है। उन्हें राजस्थान का काफी अनुभव भी है और वो आईजी और कई जिलों में एसपी रहे, कानून व्यवस्था को संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के नए डीजीपी के लिए 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नामों का चयन कर दिल्ली संघ लोक सेवा आयोग के पास भिजवाया गया था, जहां आयोग ने 3 आईपीएस अधिकारियों का नाम सिलेक्ट कर राज्य सरकार के पास भेजे। इनमें सीनियर आईपीएस राजीव शर्मा, राजेश निर्वाण और संजय अग्रवाल के नाम शामिल थे। इधर भजनलाल सरकार ने इन पैनल में से आईपीएस राजीव शर्मा के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। इधर सहमति जताने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र से आईपीएस राजीव शर्मा को रिलीव कर पत्र लिखा है। बढ़ते आगे जोधपुर से